आज हम अपनी डिस्कशन को टीम बिल्डिंग से शुरू करते हैं। इससे पहले हम टीएसपी का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें टीम्स की इम्पोर्टेंस और टीम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ेक्टिव टीम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर चुके हैं जो टीम्स को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन हमने ये बात नहीं की कि टीम बिल्डिंग की क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो बेसिक टेनेट्स हैं जिनसे एक टीम बनाई जा सकती है। इससे हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑफ द ओवरऑल टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस। पहली बात तो यह है कि टीम मेंबर्स मस्ट एस्टैब्लिश कॉमन गोल्स एंड डिफाइन रोल्स फॉर इन ऑर्डर टू डेवलप गुड टीम्स। ये तो हमने टीम की डेफिनेशन में भी बात की थी कि जो टीम है मस्ट हैव अ गोल एंड ईच टीम मेंबर मस्ट हैव अ डिफाइंड role, or a team member can have more than one role depending on the size and the importance of the team member. उसके बाद team members develop an agreed upon strategy. This strategy is important for them to accomplish their tasks. They have to define a common process for their work. और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी टीम में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, आपकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। All team members must participate in them and all team members must participate in producing the plan, and each member knows his or her role in that plan. इसके बगैर टीम बिल्डिंग हो नहीं सकती। और टीम बिल्डिंग के लिए एक, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि इसके लिए बहुत सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवाती हैं, टीम बिल्डिंग के ऊपर सेमिनार्स करवाती हैं और टीम बिल्डिंग के लिए ऑफ कैंपस ट्रिप्स अरेंज करते हैं ताकि वो नॉर्मल ऑफिस सेटिंग से हटकर एक बिल्कुल अलहदा फोकस के साथ टीम बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझें और उसको अप्लाई करें। और उसके बहुत सारे एक्सरसाइजेस वगैरह भी होती हैं। फिर ये तो एक साइड पे मैंने एक एडिशनल बात आपको बता दी। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन टीम बिल्डिंग। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने अभी बताए, उसके अलावा टीम शुड नेगोशिएट प्लान विद द मैनेजमेंट। इसके ऊपर हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि जो ट्रस्ट है वो मैनेजमेंट का टीम के ऊपर होना चाहिए और टीम का मैनेजमेंट पे होना चाहिए और टीम मेंबर्स का एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और जब भी किसी जगह पर आइडियाज़ में या अंडरस्टैंडिंग में एक डिफरेंस हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर टीम्स को ये महसूस हो रहा है कि मैनेजमेंट ऐसे स्केड्यूल्स हमारे पे इम्पोज कर रही है कि जो इम्पॉसिबल टू मीट हैं, तो फिर द टीम शुड कम अप विद बेटर स्केड्यूल्स and convey them and communicate them to the management. And similarly, the lines of communication, I'm saying lines of communication should be open from the management towards the team as well, not just instructions and orders. And if a better plan is submitted by a team to its management, then management should accept the negotiated plan, and it has to obviously review the plan and discuss the plan and discuss the difficulties that are faced by a team to follow a plan given by the management before a new or negotiated plan is accepted. Now, once that has been done, the team members are required to do the job in a way that they have planned to do it, because it is their plan now. They have contributed significantly to the development of a negotiated plan, and communication between the team members
should be open, clear, and it should be done often, because there is one thing that can improve things in probably all application areas, all branches of science and of knowledge. It is open, honest, and clear communication, which can solve many issues, which can resolve many issues, and it can solve many problems faced by people of different domains, working in different areas in different countries. And as the economies are becoming interdependent on each other, and the concept of global village has sort of brought the people together, and these people speak different languages and and they are coming from different backgrounds and cultures. The importance of open and clear communication becomes more so important than in the olden days. So the teams need to form cohesive group. The members must cooperate with each other. They are all committed to meeting the goals of the team, which in the case of software development is typically to develop high quality software product within the constraints of time and budget and other constraints that are imposed upon the development team. When you have this sort of environment, engineers know what their status is, they get feedback on their work, and they have trust in their leadership. They have communication channels open with the management, and as a result, you can build what was referred to as gelled teams which are built for success, which are unstoppable in achieving as high quality products and developing high quality products. So team building, it takes a lot of hard work. It takes commitment on part of management. It takes resources. इसमें overhead, बाज़ लोग कहेंगे कि आ जाता है कि मैंने कहा था कि सेमिनार्स होते हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर, या एक्सकर्शन ट्रिप्स होते हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर, या प्रोफेशनल से एडवाइस ली जाती है, लेकिन ये जो ओवरहेड है ये इन्वेस्टमेंट है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट यू गेट इज much more, both in terms of monetary gains as well as social gains with the success of development of effective teams. तो ऐसी टीम्स जिनके ऊपर जो कि आपको हाई प्रोडक्टिविटी रिजल्ट्स दें, जो हाई परफॉर्मेंस या हाई अचीविंग टीम्स हों, उनको बिल्ड करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, दे आर नॉट ओवरहेड, दे नेवर गो वेस्टेड, दे आर ऑलवेज returned manyfold from the economics point of view. Effective team formation, जैसे मैंने कहा कि it requires a lot of hard work. It requires understanding between the management and the team. It requires understanding between the team members and the leadership. These conditions can all be established by involving engineers in producing their own plans. When you let engineers develop their own plans, they feel the responsibility which they had not felt if they were not consulted about developing schedules and budgets and so forth. तो engineers की भी ये training हो जाती है, और team members जो हैं उनके अंदर जो एक दूसरे के साथ cooperate करने के लिए और उनके collaborate करने का जो responsibility है, वो most effective होती है with open communication. और TSP जो है, that helps us in providing explicit guidelines on organizing such teams, और ये इसकी बहुत बड़ी strength है. इसके अलावा
ये टीम बिल्डिंग के ऊपर हम अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टीम की ऑपरेशनल प्रोसेसेस के ऊपर। ऑपरेशनल प्रोसेसेस क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए ज़रूरी हैं कि हर इंजीनियर को और हर टीम को जब वो काम कर रहे होते हैं तो दे आर स्टक इन मैनी प्लेसेस, और जो ये टीम ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं दे वर्क लाइक अ स्क्रिप्ट इन गाइडिंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज टीम्स के अब इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में क्या करना है। और ये जो प्रोसेसेस हैं दे डिफाइन प्रिसाइसली हाउ द वर्क शुड बी डन। और ये भी एक TSP का ही फीचर है विच प्रोवाइड्स operational process to guide engineers and managers through these team building processes. This process specifies the steps needed to establish an effective team working environment. Without specific guidance, engineers must work out the details of team building and team working for themselves. अब दो एस्पेक्ट्स आ गए, एक ये कि टीम बिल्डिंग के लिए भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और दूसरा टीम जब बन जाती है उसके बाद फिर उसको जब प्रोजेक्ट पे काम करना है उसके लिए भी इन स्किल्स की, इन गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एंड दीज स्किल्स एंड एफर्ट, दीज स्किल्स आर टिपिकली नॉट acquired by engineers, तो उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। और unless you have team leads who are effectively trained in team software process, this team building and team working guidance needs to be provided on all projects. और जब experience gain हो जाए तो फिर obviously you don't have to do that. With a defined process and a plan that follows the process, engineers can be highly efficient. अगर आप उनकी day to day overhead tasks को eliminate कर दें और एक script like scenario में processes defined हों कि अब इस scenario में हमने क्या करना है, not their engineering work but their team building and communication issues, तो फिर they can solve, they can keep their focus on solving engineering problems. However, if they don't have such a process, they must stop at each step to figure out what to do next and how to do it. And that is where the real waste is. And most engineering processes are quite complex and involve many steps. So it is very much important that we define such a script, we define such team operational processes fairly quickly and fairly clearly. Otherwise, without specific guidance, engineers are likely to skip steps in the processes or to do steps in an unproductive order or to waste time figuring out what to do next. So ये बहुत important है, इसके ऊपर अगर आपने इस approach को use करना है तो you must wholeheartedly follow the TSP, which provides the operational processes needed to form engineering teams, to establish an effective team environment, to guide teams in doing actual work. अब मैं आपको एक visual दिखाऊंगा and I'm going to spend quite a bit of time talking about this. So इसका title है Principal Elements of TSP. ये जो visual है आप इसको देख सकते हैं कि it consists of 3 aspects. Number 1 is PSP skill building. Number 2 is TSP skill building. And number 3 is TSP team working. Repeat. Number 1 is PSP skill building. Number 2 is TSP team building. And number 3 is TSP team working. अब हम इन तीनों हिस्सों को ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि this is what the most important part of understanding TSP is in a broader sense and how it is linked to personal software process. तो सबसे पहली बात यह है कि, और बार बार इसको एम्फसाइज किया गया है कि टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर यू मस्ट हैव स्किल्ड इंडिविजुअल्स और स्किल्ड इंजीनियर्स, और इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने PSP या पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस का इनिशिएटिव सॉफ्टवेयर कम्युनिटी को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को
पेश किया है और उसमें लिटरेचर में बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है कि पीएसपी में क्या है और पीएसपी में कौन से स्किल्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को एक्वायर करनी चाहिए और किस तरह एक इंडिविजुअल कहाँ से ठीक तो पीएसपी प्रोवाइड्स द गाइडेंस and increases the skill level of individual engineers और ये वो गाइडेंस है जिससे जो एक इंजीनियर की अपना प्रोसेस है वो बेहतर होता है, उसको वो मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो एक्वायर करता है जो कि टिपिकली एक टेक्निकल प्रोफेशनल को नहीं आती और स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को वो नहीं आती। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पीएसपी की स्किल बिल्डिंग एस्पेक्ट्स में क्या चीज़ें हैं। उसमें पर्सनल प्लान्स को डेवलप करना, पर्सनल मैनेजमेंट प्लान्स को डेवलप करना, पर्सनल क्वालिटी एश्योरेंस प्लान्स को डेवलप करना, पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान्स को डेवलप करना और वो तमाम प्लान्स जिनका एक इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक़ है वो स्किल्स इसके अंदर आएंगी। फिर वो प्लानिंग मेथड्स हैं, वो एस्टिमेशन के मेथड्स हैं, वो मेजरमेंट के मेथड्स हैं, वो तमाम पीएसपी में सिखाए जाते हैं टू इंडिविजुअल्स। फिर अर्न वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना और अर्न वैल्यूज़ से अपने एस्टिमेट्स को इम्प्रूव करना और अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर और ट्रैक करना। इसी तरह प्रोसेस डेटा को डिफ़ाइन करना, उसको फिर कलेक्ट करना और क्वालिटी मेजर्स को डिफ़ाइन करना और उनको कलेक्ट करना और उससे फिर मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना और करेक्टिव एक्शंस लेना, अगर उस प्रोजेक्ट में लिए जा सकते हैं तो उस प्रोजेक्ट में लेना या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए उनको यूज़ करना। इसी तरह प्रोसेसेस को डिफ़ाइंड प्रोसेसेस को यूज़ करना और प्रोसेस को डिफ़ाइन करना भी इसके अंदर शामिल है। तो जिन इंडिविजुअल्स ने पीएसपी से अपने आप को ट्रेन करवाया हो या पीएसपी की ट्रेनिंग ली हो वो इन एरियाज़ को, इन कॉन्सेप्ट्स को जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट से वो फुली फेमिलियर होते हैं और जब वो टीम का हिस्सा बनते हैं तो फिर ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट स्किल्ड एंड मोस्ट स्किल्ड प्रोफेशनल्स विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको ना सिर्फ अपने टेक्निकल काम से फेमिलियरिटी होती है या एक्सपर्टीज़ होती है बल्कि दे आर ऑल्सो ट्रेंड on the management side and they are trained on the PSP skill building और हम कह सकते हैं कि they have acquired the PSP body of knowledge। दूसरा स्टेप इसके नतीजे में you get what is called skilled team members। तो जो नीचे आप एक प्रोसेस देख रहे हैं कि टीम मेंबर्स का एक पूल है जो कि PSP की ट्रेनिंग के साथ किसी टीम को अवेलेबल हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पिलर इस TSP का टीएसपी टीम बिल्डिंग के ऊपर है और टीएसपी की टीम बिल्डिंग के ऊपर हमने पहले भी कुछ थोड़ी सी बात की है, उसके प्रिंसिपल्स को देखा है कि सबसे पहले कमिटमेंट है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो कमिटेड हैं। अब आप देखें कि जो ऐसे लोग हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि पीएसपी से ट्रेंड हैं और जब वो टीएसपी में शामिल होते हैं तो उनकी कमिटमेंट एनहांस होती है, कम नहीं होती। दे आर कमिटेड टू द गोल ऑफ द टीम, दे हैव already acquired a role क्योंकि ये एक necessity है और फिर they are committed to the interdependence with on other team members। तो ये अब सारी वो बातें हैं जो कि हमने टीम को डिफ़ाइन करते वक्त की थी कि ये एक अच्छे टीम एनवायरनमेंट के लिए, जल्द टीम को बनाने के लिए जो बातें ज़रूरी हैं वो all of the individual team members are committed to that। ना सिर्फ टेक्निकल काम के लिए कमिटेड हैं बल्कि दे आर कमिटेड टू अचीविंग द गोल्स ऑफ द टीम, दे आर कमिटेड टू वर्किंग इंटरडिपेंडेंस efficiently and they are also committed to cooperate and socially support their team members। फिर ये कि सेकंड स्टेप टीम बिल्डिंग के अंदर यह है कि they have participated and are willing to work on aggressive plans। अब इसमें एग्रेसिव स्केड्यूल्स भी हैं और एग्रेसिव बजटरी
constraints भी हैं. So that means that they are willing to put in a lot of extra hours and meet the commitments of the team, and they have within their level of contribution participated in the development of those aggressive plans. क्योंकि जैसे कि अभी हम टीम बिल्डिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें यही था कि हर टीम मेंबर जो है वो अपनी हैसियत और अपने रोल के मुताबिक इन नेगोशिएटेड प्लान्स में पार्टिसिपेट करता है. तो इस तरह जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट जो स्किल्स हैं टीम बिल्डिंग में, वो क्वालिटी ओनरशिप है. ऑल मेंबर्स आर owners to producing or have a stake in producing high quality software. तो commitment quality के साथ भी है. इसी तरह they are all part of achieving the project goals. उनको पता है कि project goals क्या हैं, they are visible to them. It's not a hidden thing कि why we are doing this project. तो project goals के साथ भी एक कमिटमेंट है. they have ownership in the plan. जैसा कि मैंने कहा कि they know the details of the plan as well. They have clearly understood the roles of team members and team resources have been committed to them. जो भी उनकी requirement है वो उनके साथ committed है कि उनको ये मिलेगी. और इसके नतीजे में एक चीज़ डेवलप होती है और उसको कहते हैं टीम डिसिप्लिन. और नाउ यू हैव टीम मेंबर्स हु आर वेरी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड इन देयर टास्क्स, एंड दे आर पुट टुगेदर इन अ टीम which has a goal, which has roles, which have clear interdependence on each other and a commitment to succeed and to meet the goals that have been set for the project. Or as a result, what we have a disciplined team. We have highly disciplined team consisting of highly skilled professionals. और थर्ड एस्पेक्ट इस विजुअल का है, वो है TSP टीम वर्किंग का, कि टीम वर्किंग कैसे होनी है, विच इज़ सपोर्टेड बाय द टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस. उसमें पहली चीज़ है क्वालिटी प्रायोरिटी, और फिर है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. You need to keep the cost down, you need to increase the profits. Cost of quality कैसे down रखनी है, या क्वालिटी को में जो आपने इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए वो उसको कैसे रिटर्न लेने हैं. You are focused on that. All of these are related to the management aspect. Then you have to follow the process, and management is responsible to ensure the following of the selected process, चाहे वो जो भी है. फिर then you have to review and monitor the status and the quality of the product as it's being built. Then you have to have and ensure open communication, और communication channels को open रखना जो है वो always a responsibility of the management. Then you have the concept of change management, कि अगर some of the artifacts get changed or require changes, तो फिर उसको कैसे आपने मैनेज करना है, क्योंकि एक चेंज का एक रिपल इफेक्ट होता है. many times it get many different team members get affected by that. तो ये जब चीज़ें आप किसी टीम की वर्किंग में करते हैं, तो व्हाट यू गेट इज़ अ गुड टीम मैनेजमेंट. और ये तीन कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हाईली स्किल्ड टीम मेंबर्स, टीम डिसिप्लिन, टीम which is highly disciplined, and a team which is well managed, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट टीम है. और ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि TSP बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, और दिस इज़ हाउ ऑर्गेनाइजेशंस शुड ऑपरेट. तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर टीम मेंबर्स कैन वर्क ऑन TSP, दे शुड हैव अ ट्रेनिंग ऑन द PSP, क्योंकि जो डिस्कशन अभी हमने की है उसमें TSP का जो प्रीरेक्विजिट आप कह सकते हैं वो PSP है, जिसमें कि professionals should have knowledge and training on how to make detailed plans, on gathering and using process data, on developing earned value plans,
and using earned value to track project, measuring and managing product quality, and defining and using operational processes. तो ये एक लिहाज से TSP का prerequisite ये है कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, they have gone through PSP ट्रेनिंग, और जब वो PSP ट्रेनिंग से गुजर चुके होंगे और they have developed projects, individual projects using PSP, तो उनकी अपनी डिसिप्लिन और अपना स्किल लेवल जो है वो सब्सटैंशली enhanced होगा, and then that skill in coupled with the TSP team building and TSP team working will result in a very strong and very effective software development teams. So engineers must have these skills, because otherwise if they're not able to measure their progress individually, how can you expect the entire team to measure the success of or to produce high quality software products if individual members are not capable or skilled enough? इस concept को आप relate करें CMM या CMMI के साथ, क्योंकि CMM या CMMI they provide an overall improvement framework needed for effective engineering or software engineering work. और जो PSP है, it provides engineering disciplines that engineers need for consistently using defined, planned and measured process. तो जो CMM है, that sort of provides you an overall framework. Individual की improvement और individual की skill enhancement के लिए हम PSP use करते हैं, and TSP is a layer between PSP and CMM or CMMI. तो इन तमाम efforts को अगर हम इकट्ठा देखना चाहें तो we would have an umbrella like visual which I am going to show you next. तो अब आप स्क्रीन पे एक umbrella देख रहे हैं और इस विजुअल को टाइटल किया गया है टाइम प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स, यानी कि CMM और CMMI की तरह की सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेड जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स हैं, उनको अगर हम इकट्ठा करें तो ऐसी सिनेरियो बनता है कि एट द लोअर लेयर वी हैव PSP, जिसमें इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाता है, इंडिविजुअल्स की स्किल सेट को एनहांस किया जाता है, इंडिविजुअल्स को डिसिप्लिन सिखाया जाता है. दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद देयर टेक्निकल work, but management tools and management methods and management techniques and similarly process related issues and aspects are taught to individuals. उससे अगले लेवल पे PSP है, which enables PSP trained professionals to develop highly effective and highly skilled engineering teams, और ये engineering teams बहुत effective हो जाती हैं and they can do very innovative, very creative, disciplined software and other engineering tasks. और इन तमाम teams जब वो आप इकट्ठा करें तो as a result you have an umbrella which is titled as CMM or CMMI, depending on how you have approached your improvement efforts. तो modern तो अब CMMI है, but CMM is also applicable. जिन best practices को अगर आप देखें तो CMM ओरिजिनली तो CMM ने ही TSP और PSP को एक अम्ब्रेला प्रोवाइड किया था. CMMI is a later better version of that model. तो इस विजुअल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि how all of these improvement efforts are related to and tied together. So TSP, we can say, couples the principles of integrated product teams with PSP and CMM or CMMI to produce effective teams. So in essence, we can say that CMM or CMMI and PSP provide the context and skills for effective engineering, while the TSP guides engineers in actually doing the work. Thus, the team software process capitalizes on the preparation provided by the PSP and CMM or CMMI, while also providing explicit
guidance on how to do the work. अब हम वापस TSP के ऊपर बात करते हैं. ये जो आपको मैंने विजुअल दिखाया था, इससे जो TSP की इम्पोर्टेंस और TSP का रोल है इन ओवरऑल सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स कहना चाहिए, वो वाज़ेह होता है कि TSP जो है वो आपको इंडिविजुअल्स को वो स्किल्स और वो डिसिप्लिन सिखाती है जो कि एक इंडिविजुअल की हद तक, एक पर्सनल प्रोसेस की हद तक ज़रूरी है, और जिससे टिपिकली टेक्निकल स्टाफ या इंजीनियरिंग स्टाफ फेमिलियर नहीं होता. और CMMI या CMM provides an overall framework for process improvement, और TSP चूँकि आपको गाइड करता है on how to actually do the work, और उसके लिए टीम ऑपरेशनल प्रोसेसेस की यूज़ करता है, और इस तरह टीम बिल्डिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ऐसी टीम्स बनाता है which can result in substantial improvement of the productivity as far as engineering tasks and engineering assignments are concerned. There are many ways to build engineering teams, and they all require that individuals work together to accomplish some demanding tasks. और ये बड़ा important है. बाज़ दफ़ा टीम्स के पास इतना demanding task नहीं होता, तो engineers drift away. They lose their focus and they lose their interest because the challenges are not up to the mark. और ये एक बड़ा important point है as far as developing a good team. और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं. In TSP, this demanding team building task is basically a 4-day process that is called the team launch. तो team launch जब होती है तो टीम मेंबर्स डेवलप स्ट्रेटजी के ऊपर भी हमने पहले बात की है. दे डेवलप प्रोसेस एंड अ प्लान फॉर डूइंग द प्रोजेक्ट. तो सिर्फ टीम वर्किंग नहीं शुरू हो जाती, बल्कि टीम बिल्डिंग के लिए, या आप कह सकते हैं कि टीम के टास्क्स को, टीम के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक टीम लॉन्च का फेज़ रखा गया है, एंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ दिस 4 days, और उसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉन्च, द टीम फॉलोज इट्स ओन प्लान एंड डिफाइंड प्रोसेस टू कंप्लीट द जॉब. अब मैं आपको वो स्टेप्स या प्रोसेसेस दिखाता हूँ जो कि TSP जिनके ऊपर कंसिस्ट करता है, एंड बाय द टाइम यू मस्ट फिगर आउट द फर्स्ट ऑफ देम मस्ट बी अ टीम लॉन्च. तो TSP प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं या फेजेस कह लें, Number 1 is launching a team project. Number 2 is development strategy. Number 3 is development plan. Number 4 is design process. Number 5 is implementation process. Number 6 is test plan. Number 7 is post-mortem. अब हम आज की जो बकिया डिस्कशन है वो टीम लॉन्च के हद तक फोकस करेंगे, क्योंकि दिस इटसेल्फ is a very important part, और इसको अगर आप सही तरह एग्जीक्यूट कर लें तो फिर then you have your work cut out for you. It's clearly defined. All of the plans and everything is then scripted कि कैसे काम करना है. And the process of forming team and building team does not happen by accident. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, it requires hard work, it takes time. Teams need to establish their working relationships. They need to determine member roles and agree on the goals for the team as well as for the project. And the TSP team launch is the first step in that direction. So सबसे पहले you spend an hour or so on team building issues at the beginning of the project, and if you do that, it saves a lot of time later. जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि investment in team building is not overhead cost. It is actually this investment has a very high return on its investment. So don't hesitate
to invest some time and some training in team building and to teach concepts related to team building. इसी तरह जब आप टीम को बनाते हैं या टीम फॉर्मेशन करते हैं तो आपने क्लियरली डिफाइन करना होता है कि किस टीम मेंबर का क्या रोल है. इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं. इट्स नॉट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम रोल्स, बट दिस आई वुड लाइक टू से दैट व्हेन यू फॉर्म अ टीम यू शुड क्लियरली डिफाइंड who is going to do what and what the roles are, and if an individual has more than one role, then that should be clearly defined, and all team members should know not only their own roles but also the roles of other people. Now, when you have a TSP launch, the team makes an overall plan and also a detailed plan for about next 3 to 4 months. This plan will obviously get updated as the project proceeds. After the team members have completed all or most of the next project phase or cycle, they revise the overall plan if needed and make a new detailed plan to cover the next 3 or 4 months. जैसा कि मैंने कहा कि ये जो detailed plan है ये update होता है, obviously overall plan भी update होता है. अब मैं आपको TSP launch process के अंदर जो स्टेप्स हैं वो दिखाता हूँ, और उसके लिए एक विजुअल है दैट क्लियरली डिफाइंस कि ये लॉन्च प्रोसेस कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और इस विजुअल को देख लें, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. नाउ यू आर लुकिंग एट द TSP लॉन्च प्रोसेस. जैसा मैंने बताया था कि दिस प्रोसेस इज़ ऑफ 4 days एंड इट इज़ हेल्ड in a form of at least 9 meetings. The first, और अब मैं बारी बारी उन मीटिंग्स के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताता हूँ, फिर देन वी टॉक अबाउट इट इन डिटेल आफ्टर द विजुअल. Number 1, establish product and business goals. In the second meeting, we assign roles and define team goals. In the third meeting, we produce development strategy. In the fourth meeting, we build top-down and next phase plans. The fourth meeting is held on the second day. In the fifth meeting, we develop quality plans. In the sixth meeting, we build bottom-up and balanced plans. Seventh meeting, we conduct risk assessment. The eighth meeting, we prepare management briefing and launch report. And in the ninth meeting, we hold management review. And then we perform a postmortem of the launch process. Unless teams are very experienced and have a team lead who has completed several TSP projects, they generally need support by a trained launch coach. और इसीलिए और टिपिकली हर टीम की अपनी बाज़ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए, जिन पर गाइडेंस देने के लिए ये लॉन्च कोच जो है वो अवेलेबल होता है. इन द फर्स्ट मीटिंग, जो कि अब अभी आप लॉन्च प्रोसेस देख रहे थे, इन द फर्स्ट मीटिंग विच इज द लॉन्च मीटिंग 1, द team leader and the launch coach meet with the senior management and marketing representatives. The objective of this meeting is to inform all the team members about the job, to describe management's goals for the team, and to convince the team members that management is relying on them to do this important project. तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक ओवरऑल प्रोजेक्ट ब्रीफिंग है जिसमें तमाम लोगों को, तमाम पार्टिसिपेंट को, पूरे टीम को एंड सीनियर मैनेजमेंट को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है. एंड यू गेट कमिटमेंट from the team, and the management shows that they and communicates to the team that the management is counting, the company is counting on this team to develop a product and to achieve the goals that are associated with that particular product. इस मीटिंग के कंक्लूड होने के बाद मीटिंग्स 2 through 8 में launch coach meet only with the team and the team leaders, and no observers and visitors are allowed, because now
the TSP process takes its real start. Although the first is also very important, but now the team focus comes into play. During meetings number 2 to 8, the team is led through a series of steps that are designed to produce the conditions for effective teamwork. Specifically in launch meeting 2, the team documents its goals and selects the team member roles. जैसा कि visual में भी दिखाया गया था कि assign roles is the main work which is done here. The standard TSP team roles are team leader, customer interface manager, design manager, implementation manager, test manager, planning manager, process manager, quality manager, and support manager. There can be other possible roles also, and depending on the kind of project and the kind of team that you have, you can define roles and assign them to different individuals. In meetings 3 and 4, the team makes the overall project strategy and plan. The engineers produce a conceptual design, they devise the development strategy, they define the detailed process that they will use, and determine the support tools and facilities they will need. तो पूरे प्रोजेक्ट में जो स्ट्रैटेजी, जो टूल्स उनको चाहिए, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ करनी है, जो कि प्रोसेस उन्होंने यूज़ करना है, वो इन दोनों मीटिंग्स में यानी कि लॉन्च मीटिंग 3 और 4 में डिसाइड होती है. And as a result, they list the products to be produced along with the estimate of size and time required to process that step is generated. तो overall आपके लिहाज से strategy और plan again generate होता है, and you can then generate a schedule from these data. Once you have an overall plan, the engineers then produce quality goals and plan in launch meeting 5. Okay? पहले मैंने बताया था कि launch meeting 5 का जो main objective है वो ये है to produce or to develop quality goals and plan. This plan defines the quality actions the team plans to take, and it provides measurable basis for tracking the quality of the work as it is being done, not after the fact. तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप एसोशिएट करें उस विजुअल के साथ जो कि मैंने प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ टीएसपी में दिखाए थे, तो उसमें ये तमाम रिलेशनशिप जो है ये क्लियर होती जा रही है कि कहाँ पर कौन से टास्क हैं, क्वालिटी गोल्स को आपने डिफाइन करना है, क्वालिटी प्लान्स को बनाना है. इन मेकिंग क्वालिटी प्लान्स, टीम मेंबर्स एस्टिमेट दैट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दे विल इंजेक्ट एंड रिमूव in each phase and how many defects will be left for the system test, customer acceptance testing and final product delivery. इससे आपको वो defect removal efficiency का पता लगता है कि how efficient you are in finding defects जो कि आपने inject किए हैं. तो अगर आपकी project की defect removal efficiency ज़्यादा है, so that means कि your product is of high quality, and that is one measure of gauging the quality of software products. In meeting 6, the team members make detailed next phase plans and then review the entire team workload to ensure that these plans are evenly distribute the task among the members. और ये एक टीम की cohesiveness के लिए, उसकी successful execution of tasks के लिए ज़रूरी है कि टीम members में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क्स हो वो इवन हो, ये ना हो कि लॉप साइडेड हो, एक दो लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम हो और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम काम हो. So this concept is called balanced team plan. So a good team, a TSP team has a balanced team plan, and that is developed in launch meeting 6. In launch meeting 7, engineers identify the major project risks and rank them for likelihood and impact. The team also assigns a team member to track each risk and it prepares a mitigation plan for the most significant risks. और ये भी बहुत important है. Typically risks को बाज़ लोग बड़ा इसे seriously नहीं लेते, लेकिन अगर वो risk किसी वजह से execute हो जाए और mitigation policy ना हो,
तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली लेट हो जाते हैं, बाज़ और साइड इफ़ेक्ट्स प्रॉफिट में भी और चीज़ों में भी होते हैं. After the team has completed its plan, the members hold meeting 8 to prepare for the management review, and then they conduct the review with the management in team 9. तो जैसा मैंने बताया था कि टीम मीटिंग 2 to 8 में मैनेजमेंट शामिल नहीं होती, मीटिंग 1 and 9 में मैनेजमेंट शामिल होती है. During meeting 9, the team explains the plan, describes how it was produced, demonstrates that all the members agree with and are committed to the plan. Now this presentation is made to the senior management by the engineering team. तो ये एक reversal of roles है, in the sense कि typically management ऐसी meeting, ऐसी briefing दे रही होती है teams को, and then they let the teams work. यहाँ पर project develop किया है, plans को develop किया है, strategies को develop किया है, processes को define किया है team ने, and they are going to give a briefing to the management that they are committed to meet this schedule, and they're committed to meet to develop and to work on this project with this schedule and with this plan. If the team has not met the management's expectation objectives, it should generally prepare an alternative plan and present to the management, and describe to them and explain to them the reasons for not being able to meet the objectives of the management's desires. क्योंकि उसमें यह है कि हम पहले बात कर चुके हैं कि negotiated plan हमें present करना चाहिए, या टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसा aggressive schedule है जिसको टीम समझती है कि वो मीट नहीं कर सकेंगे और वो मैनेजमेंट की तरफ से पेश किया गया, तो टीम की ये जिम्मेदारी है कि दे शुड देन प्रेजेंट अ बेटर स्केड्यूल which they can meet in their opinion, and convince the management that their plan is more practical and achievable. At the end of the TSP launch, the team and the management should agree on how the team is to proceed with the project. Otherwise, तो फिर we are standing at the same square one. अगर हमारे पास agreement नहीं है, और फिर when we have the agreement, the team holds a post-mortem step. The team reviews the launch process and submits process improvement proposals on suggested process improvements. The team also gathers the files and launch data and materials for use in future projects. So that brings us to the end of the team launch process. A team launch process sort of prepares the entire team to use the TSP concepts and then do the development work and do the innovative work. अब इसमें जो most important बात है वो ये है कि team launch is going to, if done effectively, is going to propel the team into a very good working condition, or good TSP working, जिसमें strategy को use करना है और development करनी है और implementation करनी है और design करना है और फिर testing करनी है, and all of these things have been planned in the team launch process. तो आज की discussion को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. We'll take up team working as it relates to TSP in another setting. Thank you very much.